हाय गाइस, वनडे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी इन्वायरमेंट इकोलॉजी का ये लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, ये लास्ट पार्ट है, फाइनल आज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग कमेंट में बताइएगा इकोनॉमिक्स लेके आए या फिर कौन सा वीडियो चाहिए, इंटरनेशनल रिलेशन चाहिए या फिर पर्सनालिटी इन न्यूज चाहिए या फिर क्या चाहिए, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ज़्यादा हम समय किल नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग के पास समय बहुत कम बचा है। 25 मई 2025 को ऑलरेडी यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, और ये मैं बता दूं कि ये ज़रूरी नहीं है कि यूपीएससी करंट अफेयर जो है पीटी 365 जो है, ये पीटी 365 ये यूपीएससी के लिए ही बेटर है क्योंकि ये करंट अफेयर्स है ना, तो सभी के लिए बेटर है। जितने भी एग्जाम होते हैं, स्टेट पीसीएस हो या फिर यूपीएससी के लिए तो है ही है, लेकिन ये स्टेट पीसीएस के लिए ही बेटर है। ठीक है, तो आप सभी जरूर देखिएगा। एंड समय हम ज्यादा किल नहीं करेंगे क्योंकि अपने पास समय कम है, क्योंकि एग्जाम का दिन जो है बहुत ही कम समय रह गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अन्य भौगोलिक क्षेत्र यानी कि अदर ज्योग्राफिकल फीचर्स क्या है, क्या क्या अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में रहे भौगोलिक क्षेत्र जो भी है, ज्योग्राफिकल एरिया क्यों चर्चा में है, इसे हम लोग देखेंगे। तो कह रहा है कि अफार ट्रायंगल, तो अफार ट्रायंगल जो है ये कहाँ पे है, तो सबसे पहले आपको जानना है कि ये साउथ अफ्रीका में। ठीक है, अफार ट्रायंगल जो है ये बहुत ही न्यूज में था, आप लोग पढ़े भी होंगे, द हिंदू का आर्टिकल है ये सारा। कह रहे कि भूवैज्ञानिकों ने अफार ट्रायंगल पर एक नए महासागर के उभरने की संभावना व्यक्त किया है। ठीक है, ये ग्रेटर रिफ्ट वैली का सबसे उत्तरी भाग है और ये पृथ्वी पर सबसे अधिक भूवैज्ञानिक रूप से सक्रिय क्षेत्रों में से एक है। ये जो है न्यूबियन, सोमाली और अरेबियन प्लेट आपस में कन्वर्जेंस करती है। ठीक है, तो कहाँ पे है लोकेशन आप एक बार देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे है, ये है आपको साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें, यानी कि ये अफ्रीका अफ्रीका वाले रीजन में है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो चर्चा में है, ये रहा आटाकामा मरुस्थल क्यों चर्चा में है। तो कह रहा है कि आटाकामा मरुस्थल जो है, शोधकर्ताओं को आटाकामा मरुस्थल में 13 फीट नीचे चरम स्थितियों में रहने वाले सूक्ष्म जीवों के एक बायोस्फीयर मिला है, इसलिए ये चर्चा में है। ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो एंडीज पर्वत प्रशांत महासागर के बीच अवस्थित है, तो अपन इतना याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आटाकामा सॉल्ट। ठीक है, आटाकामा सॉल्ट फ्लैट, यानी कि ये नमक का मैदान है, इसलिए ये चर्चा में है क्योंकि शोधकर्ताओं ने आटाकामा सॉल्ट फ्लैट के अध्ययन किया है और इसमें पाया है कि ये चिली का आटाकामा सॉल्ट फ्लैट लिथियम ब्राइम, ठीक है, यानी कि लिथियम ब्राइम निकालने के कारण ये धंसता जा रहा है। ठीक है, इसलिए इसे सलार डी अटाकामा के नाम से भी जाना जाता है। ये चिली का सबसे बड़ा नमक निक्षेप है। ठीक है, तो ये अपन ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो न्यूज चर्चा में है, ऊपर पे हम लोग पहले देख ले यहाँ पे। ठीक है, ये रहा, कह रहा है कि बाटागे या फिर बटागाई का क्रेटर, बटागे या फिर बटागाई का क्रेटर आपसे पूछ देगा। तो ये बटागे या बटागाई के क्रेटर जो है, ये नए हवाई फुटेज जारी किया गया है। इससे पता ये चला है कि ये क्रेटर जो है जमीन पर जमी बर्फ पिघलने के साथ हर साल बढ़ रहा है। ठीक है, गेटवे टू अंडरवर्ल्ड या फिर डोरवे टू हेल के नाम से भी इसे जाना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा परमा फ्रॉस्ट क्रेटर है। ठीक है, तो अपन ये ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं कॉन्गो बेसिन। ठीक है, तो कॉन्गो बेसिन हम लोग देख ले, कह रहे हैं कि चॉकलेट की बढ़ती मांग और वनों की कटाई के कारण कॉन्गो बेसिन में कोको की खेती, ठीक है, यानी कि कोको की खेती में काफी उछाल आया है और ये अमेजन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उष्ण कटिबंधीय वन मौजूद है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोकेटेड है, यहाँ मैप में आप देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को यदि लगे कि फास्ट है तो पॉज करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहे कि इसे अफ्रीका के फेफड़े के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा कार्बन सिंक है और ये विश्व का सबसे बड़ा उष्ण कटिबंधीय पीट लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, पाया जाता है यहाँ। नेक्स्ट है अंटार्कटिका, क्यों चर्चा में है भाई अंटार्कटिका, क्योंकि जलवायु संकट के कारण अंटार्कटिका प्रायद्वीप में वृक्ष आवरण में वृद्धि हो रही है। ग्रीनिंग ऑफ अंटार्कटिका, ठीक है, इसे कहा जाता है। तो यानी कि वृद्धि के कारण ये अंटार्कटिका चर्चा है। ठीक है,
यानी कि प्रायद्वीप में वृक्ष आवरण में वृद्धि हो रही है। तो ये बहुत जलवायु संकट के कारण अंटार्कटिका में प्रायद्वीप में यानी कि वृक्ष आवरण की वृद्धि हो रही है, जिसलिए ये चर्चा में है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मरकरी आइलैंड। तो मरकरी आइलैंड जो है ये चर्चा में है क्योंकि 8वें मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मरकरी आइलैंड के संरक्षण पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रीमियर शो आयोजित हुआ था। ठीक है। अच्छा, मरकरी आइलैंड जो है, हम लोग द्वीप की बात करें तो ये द्वीप को बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र आईबीए का दर्जा भी दिया है। ठीक है, इंटरनेशनल बर्ड अलायंस। ठीक है, न्यूजीलैंड में भी मरकरी आइलैंड है। तो अपन ध्यान रखना है कि ये जो मुंबई में है उसकी बात किया जा रहा है। ठीक है, तो न्यूजीलैंड वाला जो मरकरी आइलैंड है इसकी बात नहीं किया जा रहा है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे माउंट एरेबस। ठीक है, कह रहे हैं कि माउंट एरेबस जो है, ये माउंट एरेबस से प्रतिदिन क्रिस्टलीकृत यानी कि बारीक कण जो है स्वर्ण से भरी गैस और धूल निकल रही है। ये एकमात्र ज्वालामुखी है जिससे क्रिस्टल रूप से सोना निकल रहा है, तो इसलिए ये चर्चा में है। ठीक है, आप लोकेशन देख सकते हैं यहाँ पे साउथ अमेरिका के जस्ट नीचे वाले पोर्शन। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं रॉस आइस शेल्फ। ठीक है, तो रॉस आइस शेल्फ क्यों चर्चा में है, क्योंकि हाल ही में एक शोध के अकॉर्डिंग अंटार्कटिका के रॉस आइस शेल्फ दिन में 1 या 2 बार अचानक आगे बढ़ती है। इस तरह की आकस्मिक हलचल तब होती है जब दो विशाल हिमखंड आमने सामने में एक दूसरे पर दबाव डालते हैं। इसे आइस क्लेव की घटना घटित हो सकती है, इसके कारण सिस्मिक हलचलें हो सकती है, इसलिए ये चर्चा में है। तो अंटार्कटिका, अच्छा ये जो है ना ये वाला जो मैंने बोली थी माउंट एवेसस, साउथ, ऐसे लोकेशन में देखोगे तो यहाँ पे, क्योंकि मैप जो है ना ऐसे खोलोगे तो इधर साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका इधर वाले पोर्शन में आ जाएगा। बेसिकली है ये इधर। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये जो है आपको ध्यान में रखना है, ये कहाँ पे है, अंटार्कटिका में है। मैंने साउथ अमेरिका के नीचे बोला है क्योंकि यहाँ से ये मैप ऐसे खोलोगे तो इधर दिखाई देगा इसलिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये जो है अंटार्कटिका में है, यहाँ पे है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख ले, कोई छोटा फूटा तो नहीं है। कांगो बेसिन मैंने देख लिया, गेटवे टू रन ये भी हो गया, अटकामा मरुस्थल ये सब हो गया। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सुर्खियों में रहे देश, कंट्रीज इन द न्यूज। ठीक है, यानी कि कौन कौन से देश बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। पनामा जो है बहुत ही ज्यादा चर्चा में है, तो इसे हम लोग देख ले थोड़ा। कह रहे हैं कि पनामा जो है इसकी राजधानी पनामा सिटी है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है कह रहे हैं कि पनामा जलवायु परिवर्तन के खतरे को देखते हुए द्वीपीय समुदाय को उनकी जगह से खाली करने वाला पहला देश बन गया है। यानी कि जो उस द्वीप पे जो कम्युनिटी रहते थे उनको खाली कराया जा रहा है, तो इसलिए चर्चा में है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, वैसे कैपिटल वगैरह तो नहीं पूछेगा, लेकिन जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड ये पूछ देगा कि क्यों यहाँ पे चर्चा में है, यहाँ की ट्राइब क्या है, ये सारा आपसे पूछ सकता है। तो अपन क्या है कि गूगल थोड़ा कर लेना कि पनामा जो सिटी है यहाँ पे कौन कौन सी कम्युनिटी पाई जाती है, तो थोड़ा थोड़ा गूगल भी कर लिया करो। ठीक है, या फिर हम एमसीक्यू लाएंगे तो सब उसमें हम ऑलरेडी कंप्लीट करा देंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और कौन सा चर्चा में है। चीन बहुत ही ज्यादा चर्चा में है, ये रहा आपका चीन, आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए चीन जो है, कह रहे हैं कि चीन ने विश्व के पहले डुअल टावर सोलर थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, अनावरण किया है। ये ऊर्जा दक्षता में 24% तक की बढ़ोतरी कर सकता है। चीन की राजधानी बीजिंग है, जो आप सभी को पता है ऑलरेडी। कितना करेगा, 24% की डेवलपमेंट कर सकता है, बढ़ोतरी कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है, इसलिए चर्चा में। ठीक है, नेक्स्ट है कोलंबिया क्यों चर्चा में है, देखो यहाँ कोलंबिया है ऑलरेडी। ठीक है, इसकी राजधानी जो है ये बागोटा है, जो यहाँ ऑलरेडी मेंशन है। कोलंबिया की राजधानी बगोटा है। बगोटा ने अपने जलाशयों में गिरते हुए जलस्तर के चलते वाटर रेशनिंग शुरू कर दिया। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कौन सी और चर्चा में है। अच्छा, आपसे ये पूछ लेगा कि इसकी बॉर्डर किस किस से लगता है, तो कोलंबिया की बॉर्डर ब्राजील से लगता है। ठीक है, इसके बाद वेनेजुएला से लगता है। ईस्ट साइड में आ जाएंगे, वेस्ट साइड में तो पैसिफिक सी है, नॉर्थ साइड में जाएंगे तो कैरेबियन सी है, तो अपन देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें मलेशिया क्यों चर्चा में है। ठीक है, तो मलेशिया जो है इसकी राजधानी कहाँ पे है, तो कुआलालंपुर है। ठीक है, मलेशिया में मलाह का काम यानी कि
सी फार्मिंग करने वाली स्थानीय जनजाति बजाओं के सैकड़ों लोगों को शबा मलेशियाई बोर्निया में उनके घरों में बेदखल किया जा रहा है। सबा में तेजी से शहरीकरण के कारण, सबा जो है एक प्लेस का नाम है, ठीक है, यानी एक जगह का नाम है, ठीक है। तो कह रहा है कि उनके घरों में बेदखल उनको किया जा रहा है, यानी किसको किया जा रहा है? तो जो वहाँ के स्थानीय जनजाति है, ठीक है, यानी कि मलेशिया की जो जो काम करते हैं, वहाँ की जो स्थानीय जनजाति है, वो जनजाति का नाम है बजाऊ, ठीक है। यानी कि स्थानीय जनजाति बजाओं के सैकड़ों लोगों को सबा मलेशिया में, यानी कि सबा एक मलेशिया का एरिया है, वहाँ का जगह का नाम है, और वहाँ के लोगों को घरों से बेदखल किया जा रहा है, इसलिए ये चर्चा में है। सबा में तेजी से शहरीकरण के कारण बजाऊ समुदाय, तो सबसे पहले और कुछ याद नहीं रखना, लेकिन याद रखना मलेशिया में कौन सा अभी न्यूज में जो रहा है ट्राइब, तो ट्राइब है ये आपको याद रखना है। ये ट्राइब जो हो गया TRIB, ठीक है, ये कौन सा ट्राइब है? तो बजाऊ ट्राइब है, ठीक है, बजाऊ कम्युनिटी, ऐसे याद रखना है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन हर साल आप देख सकते हैं एक नए कम्युनिटी से क्वेश्चन देता है। विस्थापन का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए ये चर्चा में है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कह रहे हैं कि डेनमार्क आप देख सकते हैं, यहाँ पे डेनमार्क है, ठीक है। कह रहा है डेनमार्क जो है, इसकी राजधानी क्या है? तो कोपेनहेगन है। डेनमार्क ने 2030 तक पशुधन क्षेत्र से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर टैक्स लगाने की निर्णय लिया है, ठीक है। ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश है। तो ये पहला अगर कोई भी चीज में आ जाए, फर्स्ट टाइम कर रहा है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसको स्टार मार लीजिएगा, स्टार मार्क्स, ठीक है, मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि आपदा से प्रभावित, अच्छा और देख ले, कोई छूटा फूटा तो नहीं है। कोलंबिया हो गया, यूनाइटेड किंगडम, हाँ ये नहीं हम लोग किए ना। देखिए, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन, आप सभी को पता है यूनाइटेड किंगडम क्यों चर्चा में है? क्योंकि अंतिम कोयला आधारित विद्युत संयंत्र के बाद होने से वहां कोयले से विद्युत उत्पादन वर्षों का दौर समाप्त हो गया, इसलिए ये चर्चा में है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग और देख ले, कुछ छूटा है क्या? पनामा भी हम लोग कर लिए, और इसके बाद चीन वाला भी हो गया, कोलंबिया की हो गया, डेनमार्क भी हो गया, मलेशिया भी हो गया, बस खत्म। अब हम लोग देखेंगे आपदा से प्रभावित क्षेत्र, यानी डिजास्टर इफेक्ट एरिया क्या है? डिजास्टर इफेक्ट जो एरिया है उसे हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। सुर्खियों में रहे यानी आपदा से प्रभावित एरिया, ठीक है। आइसलैंड क्यों चर्चा में है? तो आप सभी यहाँ देख सकते हैं, आइसलैंड यहाँ पे है। दिसंबर 2023 के बाद से सुंदनुकागिगर ज्वालामुखी, क्या नाम है? तो सुंदनुकागिगर ज्वालामुखी में 5वें बार उदार यानी कि विस्फोट हुआ है, इसलिए चर्चा में है। कहाँ पे? आइसलैंड, ठीक है, यहाँ पे आइसलैंड। नेक्स्ट है सूडान क्यों चर्चा में है? ये रहा आपका सूडान। कह रहा है कि पूर्वी सूडान में भारी वर्षा के कारण बांध टूट गया है, इसलिए ये चर्चा में है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, पहले इधर वाला एरिया कंप्लीट कर ले, है ना। स्पेन क्यों चर्चा में है? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फ्लड आया है, फ्लड के कारण स्पेन बहुत चर्चा में है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं बोल्विया। ये बोल्विया क्यों चर्चा में है? क्योंकि बोल्विया में बहुत ही ज्यादा आग वगैरह, यानी कि काफी फायर वगैरह हो गया है, इसके कारण, आग के कारण ये चर्चा में है, ठीक है। आपको इतना ध्यान रखना है। ब्राजील क्यों चर्चा में है? ब्राजील में भी बहुत ज्यादा फ्लड आया था, इसलिए ये चर्चा में है, ठीक है। नाइजीरिया क्यों चर्चा में है? क्योंकि नाइजीरिया जो है, ये पूर्वोत्तर नाइजीरिया में मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ आ गया था, यहाँ भी फ्लड के कारण बांध वगैरह टूट गया है, जिसके कारण ये चर्चा में है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जिम्बाब्वे क्यों चर्चा में है? क्योंकि यहाँ सूखा यानी कि ड्रॉटेड के कारण, जिसके चलते आपदा घोषित किया गया है, इसलिए जिम्बाब्वे चर्चा में है। यानी जो भी चर्चा में रहता है कंट्री, अक्सर आप देखते हैं पूछ लेता है किस वजह से चर्चा में रहा है, मिलान कीजिए, ठीक है, या फिर वहां के ट्राइब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देगा, तो आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत भाई क्यों चर्चा में है? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में बादल फटने की घटना के कारण, यानी कि क्लाउड ब्रस्ट हो गया है, क्लाउड ब्रस्ट के कारण अरुणाचल प्रदेश चर्चा में रहा, ठीक है। नेक्स्ट है ताइवान जो है 7.4 तीव्रता के भूकंप के कारण पिछले 25 वर्षों का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, तो ये अर्थक्वेक के कारण ताइवान चर्चा में है। फिलीपींस क्यों चर्चा में है? क्योंकि फिलीपीन के जो राजधानी फिलीपीन जो है, ये फिलीपीन के मनीला के पास तेल रिसा हुआ है, ठीक है, यानी कि ऑयल स्पिल हुआ है, ऑयल स्पिल।
ऑयल स्पिल के कारण चर्चा में है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंडोनेशिया। इंडोनेशिया क्यों चर्चा में है? क्योंकि इंडोनेशिया के माउंट रुआंग ज्वालामुखी, क्या नाम है ज्वालामुखी का? माउंट रुआंग। माउंट रुआंग ज्वालामुखी जो है विस्फोट के कारण उच्चतम स्तर का अलर्ट जारी किया गया। यानी कि इंडोनेशिया में, यानी कि ज्वालामुखी जो विस्फोट हुआ है, ठीक है, वोल्केनो विस्फोट हुआ है, तो वोल्केनो विस्फोट के कारण इंडोनेशिया चर्चा में रहा है। नेक्स्ट पापुआ गिनी क्यों चर्चा में रहा है? भारी भूस्खलन हुआ है, यानी कि लैंडस्लाइड हुआ है जिसके कारण चर्चा में रहा है। केन्या क्यों चर्चा में है? यहाँ पे भी फ्लड आया है, भारी बारिश के कारण फ्लड हो गया जिसके कारण चर्चा में है, ठीक है। जिम्बाब्वे जो है हम लोग देख लिए ऑलरेडी, डॉटेड के कारण हुआ है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे सुर्खियों में रहे संरक्षित क्षेत्र, यानी प्रोटेक्टेड एरिया इन द न्यूज, ठीक है। तो ये प्रोटेक्टेड एरिया कौन कौन से है उसे हम लोग देखेंगे। कह रहा है प्रोटेक्टेड एरिया, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड एरिया जो है ये ईटानगर वन्यजीव अभयारण्य, तो ईटानगर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में, ये अपन ध्यान रखना है। सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य, ये भी अरुणाचल प्रदेश में इसलिए चर्चा में है क्योंकि ये प्रोटेक्टेड एरिया हो गया, ठीक है। सुखना वन्यजीव जो है ये चंडीगढ़ में है, इसलिए ये चर्चा में है, ठीक है। ये प्रोटेक्टेड एरिया इसको रखा गया है। फिर घुघुआ राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क, ठीक है। तो ये जीवाश्म पार्क जो है ये मध्य प्रदेश में है, तो अपन ध्यान में रखना है, ये प्रोटेक्टेड एरिया है। बिहार में कौन सा चर्चा में है इसे भी हम लोग देखेंगे। काजीरंगा पहले हम लोग देख ले, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपको असम में पड़ता है और ये चर्चा में है, प्रोटेक्टेड एरिया है, तो अपन ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, आपसे पूछ देगा कैमूर वन्यजीव अभयारण्य मिलान कीजिए कहाँ है, तो बिहार में, ये इसे प्रोटेक्टेड एरिया रखा गया, ठीक है। नेक्स्ट है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, भाई ये छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश से जो बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ठीक है। ऐसे याद कर लो आप कहाँ कहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वैसे तो आप लोगों को सभी याद होगा, रिवीजन हो रहा है, जो न्यूज में रहा है। तेलंगाना में क्या है? तो ये मुदुमलाई टाइगर रिजर्व जो है, ये मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व ये बहुत ही ज्यादा चर्चा में है, ठीक है। इसके अलावा एटरू नगरम वन्यजीव अभयारण्य, एटरू नगरम वन्यजीव अभयारण्य और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, ये दोनों बहुत ही चर्चा में है, ये दोनों तेलंगाना में है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है ये तमिलनाडु में है। मिरिगावनी राष्ट्रीय उद्यान, तो मिरिगावनी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी तमिलनाडु में है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कह रहे कि कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण्य, कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? ये कर्नाटक में है और प्रोटेक्टेड एरिया रखा गया है। भद्रा टाइगर रिजर्व ये भी कर्नाटक में है। सह्याद्री टाइगर रिजर्व ये भी कर्नाटक में है, सॉरी सह्याद्री कह रहे हैं, ये महाराष्ट्र हो जाएगा। पेंच टाइगर रिजर्व, तो पेंच टाइगर रिजर्व जो हो जाएगा ये आपको मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे पड़ेगा, ठीक है, आप यहां देख सकते हैं। हालांकि पेंच टाइगर रिजर्व जो है ये महाराष्ट्र में ही है, लेकिन ये दोनों के बॉर्डर पे है, ठीक है। आप लोग एक बार गूगल कर लीजिएगा, पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, बट देखा जाए तो दोनों के बॉर्डर पे है ना, तो अपन ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे, बाकी तो हम लोग देख ही लिए, फिर एक बार रीचेक कर ले। ये सब हो गया। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य नहीं हुआ है ना। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य ये मध्य प्रदेश में है, तो अपन ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखें, सब हो ही गया है। विशेष आगे हम लोग देखते हैं आंध्र प्रदेश, ठीक है। कह रहे हैं कि कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण्य जो है क्यों चर्चा में है? क्योंकि भारत में 200 वर्षों के बाद, ये आंध्र प्रदेश में है जो ऑलरेडी हम लोग देखे हैं, 200 वर्षों के बाद कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण्य में श्रीलंकाई गोल्डन बैकर्ड मेढक को फिर से देखा गया, इसलिए चर्चा में है। जो हम लोग मैप में जो भी सारे हम लोग देखे हैं ना, ठीक है, ये कौंडिन्य यहाँ पे रह गया, आंध्र प्रदेश ये रहा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश। लगता है मुझे हम गलत तो नहीं बताया, कर्नाटक तो बता दिए शायद, सॉरी फॉर दैट। क्योंकि कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश में जो भी सारे हम लोग मैप वाइज देखे हैं
अब इसे डिस्क्राइब करेंगे कि वाकई में क्यों चर्चा में है। ठीक है, तो कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण्य जो है ये आंध्र प्रदेश में है और भारत में 200 वर्षों के बाद कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण्य में श्रीलंकाई गोल्डन बैक मेढक तो फ्रॉग के लिए चर्चा में देखा गया। ठीक है, कौंडिन्याई वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो ये जो है आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिलों के कुप्पम और पालन मनेर श्रेणी में स्थित है। यह आंध्र प्रदेश के एकमात्र अभयारण्य है जो एशियाई हाथियों के पर्यावास के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे एशियाई हाथी जो है हैबिटेट करता है। ठीक है, वन्य के प्रकार की बात करें कौन कौन सी वन्य पाया जाता है, तो कंटीली झाड़िया वन पाया जाता है, शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है। जीव जंतु की बात करें तो भारतीय हाथी यहाँ मिल जाएगा, पैंथर मिल जाएगा, स्लॉथ भालू मिल जाएगा, जंगली शुअर मिल जाएगा, नीलगाय, लकड़बग्गा, शियार ये सब मिल जाएगा। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर वन्यजीव अभयारण्य ये क्यों चर्चा में है, जो हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी देखे हैं। आइए हम लोग एक बार और देख ही ले। देखो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में है, यहाँ पे ईटानगर वन्यजीव अभयारण्य, तो इसके बारे में हम लोग टोटल देखेंगे क्या क्या फैक्ट बन सकते हैं वो हम लोग कवर करेंगे। कह रहा है, एक मिनट इसको थोड़ा सा छोटा कर दे। हाँ, ईटानगर वन्यजीव अभयारण्य जो है ये वन्यजीव अभयारण्य में एक नई पादप प्रजाति, यानी कि ये पादप प्रजाति क्या है, फ्लोगैंगकैथस सुंधासु शेखारी की खोज। ठीक है, ये क्या नाम है, फ्लोगैंथस सुंधासु शेखारी। ठीक है, इसकी खोज किया गया इसलिए चर्चा में। ईटानगर वन्यजीव अभयारण्य की हम बात करें, ये जो है अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है और ये अभयारण्य के भीतर राज्य की राजधानी ईटानगर है, इसलिए यानी कि उसके कैपिटल में स्थित है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने इसे महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्रों के रूप में मान्यता दिया है। ये यहाँ पे नदी कौन कौन सी है, तो पोमा नदी है, पाम नदी है, पाचिन नदी है, नेओरोची नदी है, चिंगके नदी है। ठीक है, वन्य के प्रकार है तो यहाँ मिश्रित सदाबहार वन से लेकर के अर्ध सदाबहार वन तक पाए जाते हैं। जीव जंतु तो यहाँ एशियाई हाथी भी मिलता है, हॉर्नबिल की 4 प्रजातियां भी मिलता है, बाघ एशियाई और काला भालू भी मिलता है। ठीक है, असम हम लोग देखेंगे, असम में सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य, तो सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य जो है राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने, यानी आपको याद भी रखना है एनजीटी की स्थापना जो है 2010 में हुआ था। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो एनजीटी के सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य में मतदान केंद्रों, स्कूलों स्थापना और वन्य विनिर्माण संबंधी गतिविधियों के संदर्भ में संज्ञान लिया है। सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य की हम बात करें तो ये अवस्थिति जो है असम के सोनितपुर जिले में हिमालय की तलहटी में अवस्थित है। ठीक है, नमोरी नेशनल पार्क के साथ मिलकर के ये सोनितपुर कामेंग हाथी रिजर्व का हिस्सा बनता है। ठीक है, ये जो है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा मान्यता प्राप्त है, एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र भी है। नदी की बात करें तो यहाँ से डोलसिरी नदी निकलती है, घबरू नदी, गोलगेली नदी, बेलसिरी नदी, सोनाई नदी और रूपाई नदी। वन के प्रकार की बात करें, सदाबहार वन, अर्धपर्णपाती वन पाए जाते हैं। जीव जंतु की बात करें तो एशियाई हाथी, भारत बाइसन, तेंदुआ, भारतीय गौर, सांभर, इसके बाद हॉग, हिरन, स्लॉथ, भालू वगैरह सब पाए जाते हैं। काजीरंगा की हम लोग बातें करें तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ने अपने स्थापना के 50 वर्ष के इतिहास में सबसे अधिक राजस्व अर्जित किए हैं, इसलिए चर्चा में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें 1985 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। अवस्थिति की बात करें तो ये असम के गोलाघाट और नगांव जिले में स्थित है। नदियां की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी उत्तर और कार्बी अलंग पहाड़ी दक्षिण के मध्य में अवस्थित है। वन के प्रकार कौन कौन से हैं, तो जलोढ़ घास के मैदान से लेकर के उष्णकटिबंधीय आज सदाबहार वन, पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। वनस्पति की बात करें, जीव जंतु की बात करें तो भारतीय आंवला यहाँ मिलेगा, एक सींग वाला वनस्पति में तो भारतीय आंवला मिल जाएगा। अगर हम जीव जंतु की बात करें तो एक सींग वाले गैंडा मिलेगा, विश्व के सर्वाधिक आबादी वाला स्वैम्प डियर, गंगा डॉल्फिन वगैरह भी मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो बिहार में है, क्यों चर्चा में है, क्योंकि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए जो है ये जो है यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद बिहार के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की स्वीकृति मिल गया, इसलिए चर्चा में है।
कैमूर वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो ये अवस्थिति कैमूर पहाड़ी पठार पर अवस्थित है। मध्य उच्च भूमि और छोटा नागपुर पठार तक फैला हुआ है। ये मध्य उच्च भूमि सतपुड़ा, मैकाल पहाड़ी, विंध्य, बघेलखंड पहाड़ी शामिल है। ये बांधवगढ़, संजय, गुरु घासीदास, पलामू, बाग भू परिदृश्य से जुड़ा हुआ है। नदी की बात करें तो यहाँ से सोन नदी साउथ में है और कर्मनासा नदी पश्चिम के बीच में स्थित है। वन के प्रकार की बात करें यानी फॉरेस्ट वगैरह तो उत्तरी उष्णकटिबंधीय मिश्रित शुष्क पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। जीव जंतु की बात करें तो तेंदुआ, जंगली सुअर, भालू ये सब पाए जाते हैं। चंडीगढ़ में जो हम लोग देखे हैं सुखना वन्यजीव अभयारण्य क्यों चर्चा में है, तो केंद्र सरकार ने हरियाणा के हिस्से वाले सुखना वन्यजीव अभयारण्य के आसपास ESZ स्पेशल जोन का सीमांकन करने से संबंधित एक मसौदा सूचना जारी किया, इसलिए चर्चा में है। सुखना वन्यजीव अभयारण्य की अगर हम लोग लोकेशन देखें तो चंडीगढ़ में शिवालिक की तलहटी में स्थित है। सुखना झील के समीप स्थित है। वन्य के प्रकार की बात करें यहाँ फॉरेस्ट जो है उष्णकटिबंधीय भी पाया जाता है, शुष्क पर्णपाती वन भी पाया जाता है, झांझीदार वन भी पाया जाता है। जीव जंतु की बात करें तो इंडियन ग्रेट हॉर्नबिल भी मिलेगा यहाँ पे, भारतीय मोर भी मिलेगा, सफेद गले वाला किंग फिशर मिलेगा और शाही रेजिलिएंट वाइल्ड बोर भी मिलेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ की हम लोग देखें, छत्तीसगढ़ गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व जो है, ये गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ द्वारा राज्य के चौथे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। कौन सा? चौथा। तो अपन याद रखना है, ये नागा अर्जुन सागर, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व और मानस टाइगर रिजर्व के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। पहला कौन सा है? नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, दूसरा मानस टाइगर रिजर्व है, तीसरा कौन सा है? गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ठीक है, राज्य सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के धारा 38 यानी कि 38(5) बोल सकते हैं या भी बोल सकते हैं, प्रावधानों के अनुसार टाइगर रिजर्व अधिसूचित करती है। इसके लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के सलाह ली जाती है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो तमोर पिंगला अभयारण्य के क्षेत्रों में मिलाकर ये नया रिजर्व बनाया है। तमोर पिंगला अभयारण्य की बात किया जाए तो ये तमोर पिंगला नामक आरक्षित वन जैसे रिजर्व फॉरेस्ट के नाम से रखा गया है और ये आरक्षित वनों के नाम से तमोर पिंगला नदी के नाम पे रखा गया है। वनस्पति और जीव जंतु की बात करें तो यहाँ एशियाई हाथी, इसके साथ बंगाल टाइगर, भारतीय तेंदुआ, भालू, सांभर, हिरन, जंगली सुअर भी मिलते हैं। ठीक है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है ये लोकेशन की बात करें तो छोटी नागपुर पठार में स्थित है और इसका कुछ भाग बघेलखंड पठार में भी है। ठीक है, नदियां कौन कौन सी यहाँ निकलती है? सोन नदी निकलती है, जल अफवाह बेसिन के तहत आने वाली नदियां है। वन के प्रकार की बात करें मध्य सघन वनों के साथ आर्द्र पर्णपाती वन। वनस्पति जीव जंतु की बात करें सागौन, साल, गुर्जन, पलाश, बाघ, तेंदुआ, शियार, बार्किंग डियर, इसके बाद चीतीदार हिरन भी यहाँ मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कर्नाटक में भद्रा टाइगर रिजर्व जो है क्यों चर्चा में रहा है, क्योंकि मिकानिया माइक्रोनथा खरपतवार तेजी से भद्रा टाइगर रिजर्व में फैल रहा है, जिसके कारण जैव विविधता को खतरा पहुंच सकता है। ठीक है, मिकानिया माइक्रोनथा के बारे में हम बात करें तो ये एक 12 मासी लता होता है, यानी कि एक लता इन द सेंस की देखते हैं लतरने वाला कोई जंगली मतलब वो खरपतवार होता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय अमेरिकी की मूल प्रजाति है ये दक्षिण पूर्व एशिया प्रशांत द्वीपों को कई हिस्सों में एक प्रमुख आक्रामक प्रजाति होती है। ठीक है, यानी ये जब आएगी तो दूसरे इस प्रजाति जो है स्पीसीज लाइक बोले तो कोई भी उसको मतलब रोक करके आगे अपना बढ़ते जाती है। लाइक यू बोले कि आप देखते हैं बहुत सारे पेड़ पौधे कोई कहीं पे भी निकल जाता है और जो उपजने वाला वहां पे जो होगा उस छोटे पेड़ पौधे उसको दिक्कत होने की सामना होने लगता है। ठीक है, आद्र टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये अवस्थिति कर्नाटक का पश्चिम घाट में है। कॉरिडोर की बात करें तो ये भद्रा टाइगर रिजर्व, केंद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और सेट्टीहल्ली वन्यजीव अभयारण्य का ही एक परिदृश्य का हिस्सा है। नदी कौन कौन निकलता है तो भद्रा नदी या तुंगभद्रा नदी की एक सहायक नदी है। वन की प्रकार तो उष्णकटिबंधीय वन, आर्द्र मिश्रित पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं और सदाबहार वन भी पाया जाता है। वनस्पति और जीव की बात करें, जीव जंतु तो बाघ, तेंदुआ, गौर, सांभर, बाकिंग डियर भी पाया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में हम लोग देख ले तो
घुघुआ राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान क्यों चर्चा में है? क्योंकि घुघुआ राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान को प्रोटेक्टेड एरिया में रखा गया है, क्योंकि जीवाश्म यानी लकड़ी से बनी हुई प्रागैतिहासिक कलाकृति प्राप्त हुआ है, और यहाँ की खोज आदि मानव के द्वारा औजारों के निर्माण के लिए जीवाश्म वृक्षों के तना के उपयोग के संकेत देती है। और यहाँ प्राप्त वस्तुओं में शामिल है क्या क्या है? तो काष्ठीय पादप है, जिसको यूकेलिप्स, खजूर, नीम वगैरह ये सब आ जाएगा। लता, पत्ती, फूल, फल, संरक्षित जीवाश्म, डायनासोर के अंडों के जीवाश्म। ठीक है। घुघुआ राष्ट्रीय जीव उद्यान की बात करें तो यह अवस्थित मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में है। इसे 1983 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया जाता है। वन्य के प्रकार उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन्य। ठीक है। नेक्स्ट है गांधी सागर। गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, हाल ही में इसे मध्य प्रदेश को कूनो पालपू राष्ट्रीय उद्यान के बीच चीतों के स्थानांतरण के लिए दूसरे स्थल के रूप में मंजूरी दिया गया। गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य ये मध्य प्रदेश और राजधानी सीमा पर स्थित है। यहाँ पे चंबल नदी और ये जो है चंबल नदी यहीं से निकलती है। ठीक है। और इस अभ्यारण्य से होकर के गांधी सागर बांध भी इसी अभ्यारण्य के भीतर स्थित है। वन्य के प्रकार की बात करें तो खुले घास के मैदान, शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है। जीव जंतु पैंथर, यहाँ पे नीलगाय, चिंकरा, भेड़िया वगैरह मिल जाएगा। पेंच टाइगर रिजर्व की हम लोग बातें करें तो पेंच टाइगर रिजर्व जो है, ये पेंच टाइगर रिजर्व में वनाग्नि को शीघ्र पता लगाने के लिए उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकार शुरू किया गया। ठीक है। ये पेंच टाइगर रिजर्व के बारे में बातें करें तो ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पहाड़ी निचले दक्षिणी भागों में स्थित है। इसका ये जो है आईने अकबरी में भी मिलता है, ये जिक्र हुआ है। वही जगह है जिसका उल्लेख रुडयार्ड किपलिंग की सबसे प्रसिद्ध कृति द जंगल बुक में मिला है। ठीक है। मुख्य नदी की बात करें तो यहाँ पेंच नदी है। वन के प्रकार तो ये दक्षिण भारतीय उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, दक्षिण उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, सागौन, दक्षिणी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। वनस्पति और जीव जंतु की बात करें तो यहाँ वनस्पति में महुआ मिलेगा, सफेद कुल्लू मिलेगा, धौरा, आमलतास मिलेगा। हम लोग ये हम लोग देख लिए। इसके बाद हम लोग देखें जीव और जंतु। ठीक है। इसके बाद क्या क्या पाए जाते हैं तो बाघ, तेंदुआ, स्लॉथ, बियर यहाँ पे भी मिल जाएगा। भारतीय गौर, जंगली कुत्ता, भेड़िया यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र सह्याद्री टाइगर क्यों चर्चा में है। ये जो है सह्याद्री टाइगर रिजर्व, क्योंकि महाराष्ट्र वन विभाग बाघों को चंद्रपुर जिले के तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व के सह्याद्री टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है। सह्याद्री टाइगर रिजर्व की बातें करें तो ये महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट की सह्याद्री पर्वतमाला पर स्थित है। कोयना अभ्यारण्य और चंदोली राष्ट्रीय उद्यान को मिलाकर के 2010 में सह्याद्री टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया था। ठीक है। वन के प्रकार की बात करें तो यहाँ कौन कौन से वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन पाए जाते हैं, अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। जीव जंतु तो बाघ, एटलस, मौत, मून मौत, नीले फीन वाली महाशीर मछली, इसके अलावा हॉर्नबिल भी पाया जाता है। तमिलनाडु में हम लोग देखेंगे सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व क्यों चर्चा में है तो ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। गीधों के महत्वपूर्ण पर्यावासों में गीध प्रजाति के संरक्षण पर जागरूकता की कमी के कारण ये चर्चा में है। ठीक है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है ये 2013 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था और ये तमिलनाडु के ईरोड जिले में स्थित है। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, बिलगिरी रंगास्वामी मंदी टाइगर रिजर्व और बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक से सटा हुआ है। ये पूर्वी और पश्चिम घाट को जोड़ता है। वन्य प्रकार की बात करें तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय शुष्क कांटेदार वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क मिश्रित वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन पाए जाते हैं और जीव जंतु हाथी, बाघ, तेंदुआ, स्लॉथ, बियर, भालू, गौर, काला हिरन, चित्तेदार हिरन, नीलगिरी, लंगूर वगैरह पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मुदुमलाई टाइगर। तो ये जो है हाल ही में मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में उभयचरों की 2 अत्यंत संकटग्रस्त प्रजाति खोजी गई है जो माइक्रिकसालस एस्पेलुनुका। इसे सामान्यतः क्या कहा जाता है? क्योर डांसिंग फ्रॉग मेढक भी कहा जाता है। निक्टी बैट्राचस इंद्रानेली, इसे इंद्रानेलिस
नाइट इंद्रा नेलिस नाइट फ्रॉग भी कहा जाता है। मुद्दुमलाई टाइगर की बातें किया जाए तो ये अवस्था तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित है। वायनाड वन्यजीव अभयारण्य केरल और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, मुकुट्टी राष्ट्रीय उद्यान साइलेंट वैली के साथ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। ठीक है, नदी कौन सी निकलती है तो मोयार नदी निकलती है यहाँ से। वन्य के प्रकार की बात करें तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है, आर्द्र सागौन वन पाया जाता है, शुष्क सागौन वन आदि पाया जाता है। महत्वपूर्ण वनस्पति की बात करें तो हाथी, यहाँ पे हाथी, फिर इसके बाद हाथी घास, बाघ, हाथी भारतीय, ये सारा यहाँ मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तेलंगाना। तो तेलंगाना में इटूरू नगरम वन्यजीव अभयारण्य चर्चा में है क्योंकि एक दुर्लभ मौसमी घटना के कारण इटूरू नगरम वन्यजीव अभयारण्य हजारों पेड़ नष्ट हो गया, इसलिए चर्चा में है। ये कहाँ पे स्थित है तो तेलंगाना में है। ये सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य में से एक है जिसे 1953 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, स्थापना हुआ था। ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के सीमा पर स्थित है। ये अभयारण्य लकनावरम झील से घिरा हुआ है। किससे तो अपना ये लकनावरम झील से घिरा हुआ है। इसे अभयारण्य में हर 2 वर्षों में सरक्का यात्रा का आयोजन किया जाता है। ये एशिया के सबसे जनजातीय मेलों में से एक है। ये नदी जो है दयाम वागू है। वन्य के प्रकार उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनस्पति जो है जीव जंतु सागौन, बांस, मैडी, भारतीय गौर, विशाल गिलहरी, स्लोथ बियर, काला हिरन, चिंकारा बाघ, ये सब यहाँ मिलता है। नेक्स्ट है मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये तेलंगाना में स्थित है। क्यों चर्चा में है तो ये वन विभाग ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी को सूचित किया गया है कि चिलकूर में एमएनपी का क्षेत्र सरकारी दस्तावेजों में 80 हेक्टेयर कम कर दिया गया, इसलिए चर्चा में है। मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। वन के प्रकार यहाँ कौन कौन से वन मिलते हैं तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन मिलते हैं। जीव जंतु की बात करें चीतीदार हिरन मिलेगा, भारतीय खरगोश, फॉरेस्ट कैट, सीवेंट इंडियन, रेट स्नैक्स, रशील वाइपर यहाँ मिलता है। ठीक है, तो ये रहा गाइस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सुर्खियों में रही प्रजातियां यानी कि स्पीसीज इन न्यूज। कौन कौन से स्पीसीज चर्चा में है तो कह रहा है कि वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 के तहत किए गए संशोधन के अनुसार सीटेट प्रशिष्टों के अंतर्गत आने वाली सभी प्रजातियां अधिनियम को, ये जो है अधिनियम 4 के अंतर्गत सूचीबद्ध है। ठीक है, कौन कौन से है इसमें स्थलीय प्राणी यानी कि ग्रे उल्फ जो है यानी कि ग्रे भालू, आप देख सकते उल्फ, भेड़िया, भालू कह रहे, सॉरी फॉर दैट, भेड़िया जो होता है ये उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में आदमखोर भेड़ियों के हमले के बाद भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन अधिकारियों ने ऑपरेशन भेड़िया शुरू किया, इसलिए चर्चा में है। इसकी विशेषता क्या है तो ये बहुत ही सामाजिक होते हैं, 6 से 8 सदस्यों वाले समूह में रहते हैं, ये बहुत ही तेजी गति से दौड़ते हैं। ये भेड़िया आमतौर पर आजीवन एकल साथी यानी कि मोनोगैमस के साथ रहता है। नर भेड़िया को प्रभुत्व होता है। ये अलग अलग आवाजों निकाल करके, गंध छोड़ करके संचार स्थापित कर सकते हैं। पर्यावास की बात करें तो भारतीय भेड़िया ये राजस्थान, गुजरात, प्रायद्वीप भारत में पाए जाते हैं। हिमालयन उल्फ जो है ये तिब्बत उल्फ और ऊपरी ट्रांस हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, भारतीय भेड़िया की हम बात करें तो भारतीय भेड़िया जो है ये आईयूसीएन लिस्ट कंसर्न में रखा गया है। ठीक है, वर्ल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, और हिमालयन वुल्फ जो है वल्नरेबल है। ठीक है, VU में रखा गया है। वल्नरेबल कैटेगरी सीटेट के प्रशिष्ट 1 में है, ये भी प्रशिष्ट 1 में है। और WPA के 1972 सूची 1 में रखा गया। ठीक है, किसको, हिमालयन वुल्फ, तिब्बतन वुल्फ को। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पर्यावास, ये तो हम लोग देख लिए। रेड पांडा चर्चा में है। ये रेड पांडा आप देख सकते हैं ऐसे पेड़ों पे रहता है। कह रहा है कि दार्जिलिंग के पदमजा नायडू हिमालयन चिड़ियाघर के रेड पांडा कार्यक्रम को वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ द जू एंड एक्वेरियम संरक्षण पुरस्कार 2024 के लिए फाइनल लिस्ट में रूप में चुना गया है, तो इसलिए चर्चा में है। इसकी विशेषता क्या है तो ये
स्तनपायी जानवर अपना अधिकांश समय पेड़ पर गुजारता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। रेड पांडा को परिस्थिति तंत्र को होने वाली परिवर्तन के कारण एक महत्वपूर्ण संकेत है, इंडिकेटर स्पीसीज माना जाता है। ये पहाड़ों पर आसानी से चढ़ जाते हैं और ये आमतौर पर अकेले रहना पसंद करते हैं, क्योंकि प्रजनन के मौसम में नर और मादा एक साथ आते हैं और ये सुबह और गोधूली के समय सबसे अधिक सक्रिय रहते हैं, इसलिए इन्हें क्रिप एस लूकर जीव भी कहा जाता है। ये सिक्किम और सिक्किम के ये राजकीय पशु भी है, स्टेट एनिमल्स है, ठीक है। कहाँ के? सिक्किम के रेड पांडा। हम लोग बात करें वर्ल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 सूची 1 में है, सीटेट प्रविष्टि 1 में है। IUCN की बात करें तो इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, EN में। प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल 22 प्रजातियों में से एक है, ठीक है। पर्यावास कहाँ ये हैबिटेट है? तो ये पर्णपाती और शंकुधारी पेड़ों के मिश्रित वन, विशेषकर जहां बांस के घने क्षेत्र पाए जाते हैं वहां मिल जाएंगे। प्राप्ति क्षेत्र में भारत में सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, चीन सभी जगह मिल जाएगा, ठीक है। इसके हैबिटेट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कह रहा है कि एशियाई शेर क्यों चर्चा में है? ये गिर वन्यजीव अभयारण्य, गिर कहाँ पे है? गुजरात में है, ठीक है। तो गिर वन्यजीव से 6 एशियाई शेर बर्दा वन्यजीव अभयारण्य में पलायन किया गया, ठीक है। बर्दा में पलायन किया गया है, इसलिए चर्चा में है। विशेषता क्या है? तो ये अफ्रीकी शेर की तुलना में आकार में थोड़ी छोटी होती है। एशियाई नर शेरों की आयल जो होता है मेन यानी कम घनी होती है और शेरों की कोई विशेष प्रजनन काल नहीं होता है, ठीक है। पर्यावास की हम लोग बात करें, IUCN रेड लिस्ट की बात करें तो ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, EN में है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 अनुसूची 1। इसके अलावा प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल 22 प्रजातियों में से एक है, ठीक है। हैबिटेट कहाँ है? तो ये गुजरात के गिर वन में, सौराष्ट्र में भी मिल जाएंगे, ठीक है। संरक्षण के उपाय प्रोटेक्शन लॉ एंड की घोषणा 15 अगस्त 2020 को किया गया था, यानी कि लॉ एंड प्रोटेक्शन की घोषणा कब किया गया था? 15 अगस्त 2020 को, याद रखना है। चीता की हम लोग बात करें तो चीता क्यों चर्चा में है? एशियाई चीता। तो गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य को भारत में चीता के दूसरे पर्यावास के रूप में विकसित किया जा रहा है, इसलिए चर्चा में है। विशेषता क्या है भाई? तो ये जो है बिग कैट के अन्य प्रजातियां, बिग कैट के जो प्रजातियां है वो शेर है, बाघ है, तेंदुआ है, जगुआर है, ठीक है। दहाड़ती है वह चीता दहाड़ती नहीं है, चीता जो है नहीं दहाड़ता है, ठीक है। शेर, बाघ, तेंदुआ, जगुआर ये जो है यानी कि ये चारों दहाड़ेगा लेकिन चीता नहीं दहाड़ता है। दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला स्तनपायी है। ये 1952 में भारत में विलुप्त होने के कारण एकमात्र बड़ा मांसाहारी जानवर है, ठीक है। तो भारत में 1952 में इसे विलुप्त हो गया था, ठीक है। तो इसलिए ये चर्चा में है क्योंकि भारत में चीतों की दूसरी पर्यावास के रूप में विकसित किया जा रहा है। कहाँ पे? गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अफ्रीकी चीता के बारे में। तो अफ्रीकी चीता जो है ये सीटेट के प्रशिष्ट संख्या 1 में है, IUCN में वल्नरेबल में है। संरक्षण अफ्रीकी चीता जो है ये उप सहारा अफ्रीकी नामीबिया में सबसे बड़ी आबादी है। एशियाई चीता केवल ईरान के शुष्क इलाकों के तक सीमित है। अच्छा, आपसे ये तो आप देख ही लिए। इसका संरक्षण की हम लोग बात करें तो प्रोजेक्ट के तहत दुनिया में पहली बार किसी बड़े जंगली मांसाहारी जानवर को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में स्थानांतरित किया जा रहा है। किसको? ये अफ्रीकी चीता को, इसलिए चर्चा में है। कार्यान्वयन एजेंसी कौन है? तो NTCA है, यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नीलगिरी तहर। ये सब आप अगर रेगुलर यदि द हिंदू वगैरह पढ़ते होंगे ना गाइस, तो आप सभी नोट्स मेकिंग कर भी लिए होंगे मुझे लगता है, क्योंकि द हिंदू में अक्सर छपते रहता है ये सब चीजें। तो रेगुलर बेस पे आप तो सबसे पहले न्यूज़ पढ़िए, मंथली, इसके बाद मैगजीन पढ़िए, तो लगभग वहां से रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद PT 365 आता है तो इसको पढ़िए, तो तीसरे चौथे बार आपका रिवीजन हो जाएगा। फिर उसको रिवीजन कीजिए, आराम से हो जाएगा आपका कंप्लीट, ठीक है। नीलगिरी तहर जो है ये तमिलनाडु सरकारी नीलगिरी तहर के आबादी के अनुमान लगाने के लिए एक सिंक्रोनाइज सर्वेक्षण कर रही है। इनकी विशेषता की बात करें तो ये जो है
नीलगिरी तहर जो है ये भारत में अन्य समान खुर वाली 12 प्रजातियां में से दक्षिण भारत में पाए जाने वाली एकमात्र पर्वतीय खुर वाली प्रजाति है। ये आप देख सकते हैं। स्थानीय रूप से वरायुड वरायुड के नाम से इसे जाना जाता है। इसका वर्णन शिल्पा थिकारम और शिव कासिंद मणि ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, पर्यावास की हम लोग बातें करें, हैबिटेट की बात करें तो ये पश्चिमी घाट में स्थानिक प्रजाति है। ये केरल के अन्नामलाई हिल्स में इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक आबादी इसकी है। संरक्षण की बात करें तो ये तमिलनाडु का राजकीय पशु भी है और ये तमिलनाडु के द्वारा 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर दिवस भी मनाया जाता है। कितने? 7 अक्टूबर को। ठीक है, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के अंतर्गत 22 प्रजातियों में से ये शामिल है। हुलॉक गिब्बन क्यों चर्चा में है? तो हुलॉक गिब्बन जो है ये आप देख सकते हैं, पश्चिमी हुलॉक गिब्बन ये ईएन इंडेंजर्ड लिस्ट में रखा गया है। सीटेड प्रशिष्ट वन में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 अनुसूची 1। ठीक है, ये जो है कह रहे कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड असम के हुलोंगा पार गिब्बन वन्यजीव अभ्यारण्य में अन्वेषण को मंजूरी दे दिया है। ठीक है, इन्हें 2 प्रकार की पश्चिमी हुलॉक गिब्बन और हुलॉक, ठीक है, यानी कि पूर्वी हुलॉक ये हो गया, पश्चिमी हुलॉक ये हो गया। आप देख सकते हैं, कह रहे हैं कि ये जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक पश्चिमी हुलॉक और एक पूर्वी हुलॉक। ठीक है, ये जो होते हैं पश्चिमी हुलॉक गिब्बन और पूर्वी हुलॉक गिब्बन, कह रहे ये वृक्षों पर रहने वाला दिन के समय सक्रिय रहता है, अपनी क्षेत्रीय सीमा को लेकर बहुत संरक्षण आक्रामक होता है। फर के रंग में लैंगिक विरूपता, पूर्वी हुलॉक गिब्बन नर के फर काले रंग के होते हैं, जैसे ये देख सकते हैं नर जो है ये काला होता है। मादा हुलॉक हल्के भूरे रंग के होते हैं, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे सुनहरे रंग के फर होते हैं। पश्चिमी हुलॉक गिब्बन नर की सफेद भौवें होती है, यहाँ इसके आईब्रो देख सकते हैं व्हाइट होती है, उनके फर काले होते हैं। ठीक है, इसके जो है काले होते हैं। ठीक है, मादा के फर नारंगी भूरे रंग के होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि पर्यावास के बारे में हम लोग बात करें हैबिटेट के, तो पूर्वोत्तर भारत की स्थानिक प्रजाति है। पूर्वी हुलॉक गिब्बन अरुणाचल प्रदेश में मिल जाएगा, असम में मिल जाएगा, कुछ हिस्सों में पाया जाता है। पश्चिमी हुलॉक गिब्बन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, एमटीएम में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आइबेरियन लिंक्स वन बी लाव। ठीक है, आइबेरियन लिंक्स पैराडिनस जो है पार्डिनस, ये क्यों चर्चा में है? तो कह रहा है कि IUCN के आइबेरियन लिंक्स के संरक्षण स्थिति में सुधार हुआ है। पहले ये प्रजाति एंडेंजर्ड श्रेणी में था, लेकिन अभी संरक्षण स्थिति में सुधार हुआ है, जिसे वल्नरेबल की श्रेणी में रखा गया। यानी कि अभी पहले जो था इंडेंजर्ड था, लेकिन अभी वल्नरेबल है, इसकी लगभग संख्या थोड़ी है। ठीक है, वल्नरेबल में रखा गया। इनकी विशेषता क्या है? तो ये प्रजाति अकेले शिकार करती है और रात्रिचर गोधूली में सक्रिय रहती है, यानी कि रात में अक्सर शिकार करती है, रात में जगती है। ठीक है, दिन में सोती है, रात में जगती है, उसको नॉक्टर्नल कहा जाता है, रात्रिचर हिंदी में। ठीक है, सर्दियों में इन्हें दिन के समय में शिकार करते हुए देखा जाता है, यानी कि जब ठंडी की विंटर जब आता है तो उस समय ये लोग दिन में करते हैं। ठीक है, छोटे समूह में अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में पाया जाता है। यूरोपीय खरगोश इसके आहार के मुख्य स्रोत होते हैं, यानी कि यूरोप के जो खरगोश वगैरह होते हैं इसको ये लोग खा लेता है। ठीक है, 80 से लेके 99% तक इसका मुख्य स्रोत क्या है? तो खरगोश वगैरह खाता है। ठीक है, हैबिटेट की बात किया जाए तो ये आइबेरियन प्रायद्वीप क्षेत्र के मूल नेटिव प्रजाति है और ये दक्षिण पश्चिम स्पेन में भी पाया जाता है। इनकी कुछ आबादी पुर्तगाल में भी पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पक्षी प्रजाति। ठीक है, यानी कि बर्ड की स्पीसीज की बात करेंगे, तो कह रहा है जिप्स इंडिकस जो है ये भारतीय गिद्ध है। ठीक है, क्यों चर्चा में है? तो मुदुबलाई टाइगर रिजर्व में मोयर घाटी एकमात्र ऐसा जहां वन्य पर्यावास में जिप्स गिद्धों की सबसे नेस्टिंग कॉलोनी है, इसलिए ये चर्चा में है। इसकी विशेषता क्या है? तो ये गहरे रंग के सिर व गर्दन हल्के सफेद रंग के होते हैं और गर्दन के चारों ओर हल्के रंग का एक घेरा कॉलर की तरह होता है। ये कॉलोनी में घोंसला बनने वाला पक्षी है और अक्सर समूह फ्लॉक में दिखाई देता है। इनकी आबादी में कमी होती है। ठीक है, हैबिटेट की बात किया जाए तो मुख्य रूप से खुले घास के मैदान वगैरह में ये रहते हैं। ये विशेष रूप से झारखंड में मिलेंगे, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 1972 सूची 1
प्रजाति अनुप्राति कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल 22 प्रजातियों में से एक है। ठीक है गाइज, इसे एक बार में तो याद नहीं होगा, कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो कम से कम एटलीस्ट सुन भी लीजिएगा ना, ईयरफोन लगा के। ऐसे तो पहले कोशिश करना बुक लेकर के पढ़े, करंट अफेयर्स जो बनाया है वो पढ़े। समय कम है तो इसे कम से कम 3 बार 4 बार सुन लेना, एटलीस्ट आप लोग सुन लीजिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जेडॉन्स कोर्सर। जेडॉन्स कोर्सर तो सबसे पहले आपको लिखेगा कि ये जो है किसी स्पीसीज का हो सकता है, मंकी की प्रजाति है या ऐसा कुछ दे देगा। तो यूपीएससी जो है अक्सर स्टेटमेंट चेंज करके देते रहता है ना, तो ये आपको जानना है कि एक क्या है, एक बर्ड की प्रजाति है, स्पीसीज है जेडॉन्स कोर्सर। ठीक है, ये पिछले 1 दशक से अधिक समय से नहीं देखा गया, इसलिए ये चर्चा में है। ये निशाचर पक्षी होता है, ये केवल पूर्वी घाट में पाया जाता है और झाड़ीदार पर्यावास में, यानी कि जहाँ पे काफी झंकार वगैरह झाड़ीदार होता है, झाड़िया वगैरह होता है, वहां पे पर्यावास। और छलावरण के लिए छोटे रहमस्वय पंख होते हैं इसके। ठीक है, पर्यावास की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ये विशेष रूप से कडप्पा के श्री लंका मलेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य में मिलता है। ये शुष्क झाड़ी वनों और घासों मैदानों को प्राथमिकता देखता है। ठीक है, वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 सूची 1। ठीक है, इसके साथ ही प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के अंतर्गत 22 प्रजातियों में से एक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक। ठीक है, ये भी एक स्पीसीज है बर्ड का। ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक क्या है, तो ये पूर्णिमा देवी बर्मन का ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक लेप्टोप्लिलोस लेप्टो लेप्टो एक मिनट लेप्टोलिप्लोस डबियस के संरक्षण को 2024 विटली गोल्ड अवार्ड मिला है और ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, इसलिए चर्चा में है क्योंकि इनकी और विशेषता की बात करें तो हरगिला के नाम से भी जाना जाता है। ये पक्षी केवल भारत के असम में 80% और बिहार कंबोडिया में भी पाया जाता है। दुनिया के सबसे बड़े उड़ने वाले ये पक्षी में से एक है। मुख्य रूप से मांसाहारी होते हैं, सड़े हुए मांस निर्भर करते हैं, इन्हें इन पर निर्भर मतलब वही मांस खाते हैं, लेकिन मछली सरीसृप और उभयचर भी खाते हैं। पर्यावास की बात करें हम लोग तो ये पश्चिमी आर्द्रभूमि के पास ये बंद बिताने वाली कैनोपी वाले एक ऊंचे वृक्षों पर घोंसला बनाता है और घोंसले वाले वृक्षों के आसपास बांस के झरमुटों आदि में निवास करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अमूर फाल्कन। अमूर फाल्कन क्यों चर्चा में है, तो मणिपुर के तामेंगलोंग जिले के अमूर फाल्कन के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, इसलिए चर्चा में है क्योंकि मणिपुर में इसे स्थानीय रूप से कहुआई पुइना के नाम से जाना जाता है। प्रवासी शिकार पक्षी अपने प्रजनन स्थल रूस और चीन से दक्षिण अफ्रीका तक की यात्रा करते हैं। कहाँ से, रूस से चीन, फिर चीन से दक्षिण अफ्रीका तक। ठीक है, ये 2200 किलोमीटर की यात्रा करता है, 22,000 किलोमीटर यात्रा करता है और यह किसी भी शिकारी पक्षी द्वारा की जाने वाली सबसे लंबी समुद्री यात्रा करता है। अपनी यात्रा के दौरान ये भारत के मणिपुर नागालैंड राज्यों में होकर गुजरता है। ये भोजन के रूप में ड्रैगन फ्लाई को खाता है और ड्रैगन फ्लाई अरब सागर के ऊपर अमूर फाल्कन के समान प्रवास पथ का अनुसरण करती है। ठीक है, वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 अनुसूची 1 लीस्ट कंसर्न में है। लीस्ट कंसर्न यानी कि अभी लगभग इसकी संख्या है। ठीक है, ये लोग शिकार कर रहे थे इसलिए ये प्रतिबंध लगाया गया। जलीय प्रजाति की हम लोग बातें करें, ठीक है, तो जलीय प्रजाति यूरेशियन उदबिलाव, ये है जल में जो रहता है। ठीक है, यूरेशियन उदबिलाव है। ये भारत में पहली बार सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में यूरेशियन उदबिलाव को रेडियो टैग लाया गया है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, ये शरीर पर भूरे रंग के फर होते हैं और इनके जालीदार पैर और जल में अपने छोटे कान और नाक बंद करने की इनकी क्षमता इन्हें जलीय जीवन के अनुकूल बनती है। ठीक है, भारत में उदाबिलाव को 2 अन्य प्रजातियां भी पाई जाती है। एक स्मूथ कोडेड होते हैं, ठीक है, ये चिकनी खाल वाला उदबिलाव होते हैं और एक एशियन छोटे पंजों वाला उदबिलाव होते हैं। ठीक है, पर्यावास की हम लोग बातें करें तो ये जो है जीव यूरोप, एशिया, अफ्रीका में पाया जाता है। भारत में उत्तरी, पूर्वी, दक्षिण क्षेत्रों में पाया जाता है। शीटेट आयुसीएन क्या है, तो एनटी में है। ठीक है, आयुसीएन के एनटी में है और प्रविष्ट 1 सीटेट के है।
वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 अनुसूची 1, ठीक है। नेक्स्ट है वैक्वीटा फोकेना साइनस, ये एक समुद्री स्तनपायी है, ठीक है। क्या नाम है, फिर से हम लोग एक बार और देख लें, वैक्वीटा फोकोएना साइनस, ठीक है। देखो वैक्वीटा जो है फोकोएना साइनस एक हाल ही सर्वेक्षण में एंडेंजर्ड समुद्री स्तनपायी वैक्वीटा का संख्या में भारी गिरावट देखा गया है, इसलिए ये चर्चा में है क्योंकि ये जो है इसकी संख्या में काफी गिरावट देखा गया, ठीक है, इसलिए इसे इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। विशेषता की बात करें तो सीटाशियन समूह की सबसे छोटी और सर्वाधिक संकटग्रस्त प्रजाति है, ठीक है। ये डॉल्फिन और एस्पर्म वेल की तरह दांत वाली वेल है। इसके विपरीत ब्लू वेल जैसी वेल में दांत की बजाय बेलिन होती है और बेलिन प्लेट्स वास्तव में मुंह के अंदर फिल्टर फीडिंग सिस्टम है जो कि शिकार को छलनी करने में सहायता करता है, ठीक है। आप देख सकते हैं। परिवास की बात किया जाए इसके हैबिटेट की, तो ये कैलिफोर्निया की खाड़ी की स्थानिक एंडेमिस प्रजाति है। यहाँ वैक्वीटा की प्रजातियां कोलोराडो मुहाने की सीमा पर उथले पानी में पाई जाती है। नेक्स्ट है ब्लू वेल। अच्छा, ये सीआर में है, कंसर्न लिस्ट में है, ठीक है। सीटेट के प्रविष्ट 1 में है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ब्लू वेल। ब्लू वेल क्यों चर्चा में है, तो ये जो है लगभग 60 वर्षों के बाद सेशेल्स के निकट समुद्री जल में ब्लू वेल की फिर से देखा गया, इसलिए चर्चा में। इसकी विशेषता क्या है, तो ये पृथ्वी का सबसे बड़ा और सबसे ऊंची आवाज वाला जीव है, ठीक है, जैसे आप लोग वीडियो वगैरह में अक्सर देखते होंगे। जीवन वाणी की बात करें लगभग 80 से 90 वर्ष तक रहता है। सामाजिकता कभी कभी ये छोटे समूहों में तैरती हुई दिखाई देता है, लेकिन आमतौर पर अकेले या जोड़े में पाई जाता है। आहार यानी ये भोजन क्या क्या लेता है, तो मुख्य रूप से क्रील को अपना भोजन बनाता है। क्रील क्या है, एक समुद्री क्रिस्टेशियाई कड़े खोल वाला जीव होता है, ठीक है। ईएन में रखा गया है, इंडेंजर्ड में रखा गया, सीटेट के प्रवेश संख्या 1 में है। वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 अनुसूची 1 में है। पर्यावास अंटार्कटिका महासागर को छोड़कर विश्व के सभी महासागरों में पाया जाता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि अंटार्कटिका महासागर में फलाना फलाना जगह में पाया जाता है, तो अपन 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। सरीसृप कीट के बारे में हम लोग देखेंगे, उभयचर। तो ये नेप्टिस फिलारा जो है, ये आप देख सकते हैं, एक फ्लाई है, ठीक है। ये क्यों चर्चा में है, तो कह रहा है हाल ही में दुर्लभ तितली प्रजाति जो है, ये नेप्टिस फिलारा को भारत में पहली बार देखा गया, इसलिए चर्चा में है। इसकी विशेषता क्या है, ये जो तितली है ये तेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य में खोजी गई है। ये अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी जिले में स्थित है, ठीक है। इसे आमतौर पर लंबी धारियां वाली सेलर लॉन्ग स्ट्रीक सेलर के रूप में जाना जाता है। इसे पंखों पर दांत जैसे छोटी छोटी आकृतियां होती है। पंख ऊपर की तरह गहरे भूरे काले और नीचे की तरह पीले भूरे रंग होते हैं। आमतौर पर ये तितली की प्रजाति पूर्वी एशिया में पाया जाता है और पूर्वी साइबेरिया, कोरिया, जापान, मध्य दक्षिण पश्चिम चीन में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पर्यावास की हम लोग बातें करें तो कह रहा है कि सदाबहार वन नदी घाटी के नजदीक वनस्पति और चट्टान युक्त नदी धारा, ठीक है। बटरफ्लाई सिकाडा की बात करें, सिकाडा, तो ये जो है बटरफ्लाई जो है मेघालय में सिकाडा की एक नई प्रजाति खोजी गई है। ये जीनोस बेक्वार्टिना से संबंधित है। ये देश जो है जीनस पहली बार दर्ज किया गया था। इसे जीनस की प्रजातियां के पंख रंगीन होते हैं और इसी के कारण अक्सर ये बटरफ्लाई सिकाडा भी कहा जाता है इसे, ठीक है। भारत में इसकी खोज के बाद जीनस बेक्वार्टिना का वितरण पूर्वी एशिया के पूर्वोत्तर भारत में माना जाने लगा है, ठीक है। इसके अलावा अब ये बेक्वार्टिना प्रजातियां की कुल संख्या 7 हो गया। कितना? 7 हो गया, ठीक है, इसलिए चर्चा में है। भौरा जो होता है यानी कि बमलेप्स बोलते हैं इसको, तो ये जो है बमलेबिस यानी हाल ही में शोध से पता चला है भौरों में कीटनाशकों के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गया है। इसकी विशेषता है ये बॉम्स जीनस से संबंधित है। ये कई जंगली फूलों के लिए महत्वपूर्ण परागकण यानी कि पोलिनेटर है। ये छोटे और हल्के सख्त पंखों वाले
रोएदार कीट है, मधुमक्खियों से बड़े होने के बावजूद भी ये अधिक शहद उत्पन्न नहीं कर पाता है और ये बज परागण के लिए जाना जाता है। वे नृत्य के माध्यम से अपनी कॉलोनी के अंदर भौरों को खाद्य स्रोतों के बारे में संदेश पहुंचाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सी एन सॉरी सी एनीमोन। सी एनीमोन क्यों चर्चा में है? वैज्ञानिकों ने लक्षद्वीप के अगाती द्वीप पे, कहाँ पे? अगाती द्वीप के पास समुद्री जल में सी एनीमोन में व्यापक ब्लीचिंग विरंजन को परिघटना को दर्ज किया है। इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता ये है कि ये फाइलम निडारिया फैमिली के समुद्र से प्रजाति है। ये एनीमोन शिकारी जीव है। इनकी अधिकांश प्रजाति तटीय उष्णकटिबंधीय जल में पाए जाते हैं। कोरल परवाल मूंगा की तरह ये सी एनीमोन का भी हरे शैवालों के साथ सहजीवी संबंध होते हैं, सिम्बोटिक रिलेशन होते हैं। समुद्री जल में तापमान में वृद्धि की वजह से ये शैवालों के साथ इनका सहजीवी संबंध बाधित हो जाता है। इसी की वजह से इनमें ब्लीचिंग की परिघटना देखी जाती है। इनका क्लाउन फिश के बात किया जाए तो क्लाउन फिश के साथ सहजीवी संबंध होता है। क्लाउन फिश एक एनीमोन के चुभने वाले चुभने वाले क्या है, इस परकों की वजह से ये सुरक्षित रहते हैं क्योंकि ये जो है ना, ये चुभता है इसका, ठीक है ना, ऐसे पकड़ोगे तो चुभेगा, इसलिए ये ऐसे कोई जानवर वगैरह कोई खाने आ जाता है ऐसे फैला देता है, इसे कोई नहीं, मतलब अपना सुरक्षा के लिए। तो ये जो है बदले में एनीमोन को क्लाउन फिश के आहार में भोजन मिलता है। ये प्रजाति समुद्र में बेंथिक क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र में प्रमुख जैव भूरासायनिक भूमिका निभाती है। ठीक है, इसलिए चर्चा में है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बैटी लिप्स चंद्रायनी क्यों चर्चा में है? तो ये तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट में समुद्री टार्डिग्रेड की एक नई प्रजाति की खोज किया गया है, इसलिए चर्चा में है। इसका नाम जो है चंद्रयान-3 चंद्र मिशन के नाम पर बैटी लिप्स चंद्रयानी रखा गया। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनकी विशेषता, ये भारत में जल क्षेत्रों में वैज्ञानिक रूप से वर्णित तीसरी समुद्री टार्डिग्रेड प्रजाति है और इसे समलम यानी कि ट्रेपोजोइड आकार के सिर और पैनी नोक के साथ संवेदी रीढ़ से युक्त 4 जोड़ी टांगे होती है, जो आप देख सकते हैं 4 जोड़ी टांगे, 1 2 3 4। ठीक है, तो एक एक जोड़ी देखो, 1 2 3 4, 4 जोड़ी इधर। तो जोड़ी का मतलब ऐसे, एक जोड़ी इधर, एक जोड़ी इधर, एक जोड़ी इधर, एक इधर, 4 जोड़ी हुआ, मैंने 8 पैर होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें, ये चरम पर्यावरण दशाओं में भी जीवित रह सकते हैं। इसके साथ ही हाल ही में पहली बार खोजे गए टारगीग्रेड जीवाश्म के अध्ययन से उनके वर्गीकृत करने के उनके विकासवादी इतिहास को पता लगाने में मदद मिली है। समुद्री खीरा की बात करें, सी कुकुम्बर की बात करें, सी कुकुम्बर समुद्री खीरा ये है, आप देख सकते हैं। भाई हम लोग रियल में देखेंगे तो हम लोग समझेंगे कि भाई ये कुछ अजीब सा ही है एक, क्योंकि हम लोग जो ग्रीन वाला मिलता है वही देखे हुए वही खाते हैं, बट ये सब तो अपन पढ़ना पड़ेगा ना। कह रहे कि एक नए शोध के अनुसार समुद्री खीरों की संख्या बढ़ने से परवाल भीतिया को पुनर्जीवित करने में मदद मिल सकती है। इनकी विशेषता क्या है? समुद्री खीरा एक काइनोडर्म समुद्री यानी एकाइनोडर्म समुद्री अकशेरुकी नामक जीव समूह का हिस्सा होता है और ये स्टारफिश और आर्चिन समुद्री शाही भी शामिल होते हैं। ये उष्णकटिबंधीय समुद्री की पहरेदार के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसका कारण जो है, ये विघटित होने वाली कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं और उन्हें पुनर्चक्रण योग्य पोषक तत्वों में परिवर्तित करते हैं। इसके अलावा समुद्र के अम्लीय को भी रोकते हैं। ये जीव लैंगिक अलैंगिक दोनों तरीके से प्रजनन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पादप प्रजाति। तो पादप प्रजाति जो है क्यों चर्चा में है, तो हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि सीवीड जो है, ये आप देख सकते हैं सीवीड है। केंद्रीय कृषि अनुदान परिषद आईसीएआर जो है, केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्था को सीवीड कल्टीवेशन के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है। ठीक है, कल्टीवेशन के लिए यानी कि खेती वगैरह के लिए। ये विशेषता क्या है? ये समुद्र पादपों के शैवालों की विविध प्रजातियों के समान नाम है। ये महासागर साथ साथ नदी झीलों में भी पाए जाते हैं। बहुकोषीय और माइक्रोस्कोपीय स्वपोषी सीवीड पादपों के आमतौर पर 3 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। ये हरा फ्लोरोफाइटा, भूरा फियोफाइटा और लाल रोडोफाइटा सीवीड है। ठीक है, इसके उपयोग की हम लोग बात करें तो
ये जो है पोषण, इसमें समुद्री सब्जी भी कहा जाता है। ये निम्नलिखित पोषक प्रदान करता है। खनिज में क्या-क्या होते हैं? कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम इसमें मिल जाता है। विटामिन ए, बी1, बी12, विटामिन सी, डी, ई सब मिलेगा, ठीक है। स्वास्थ्य के लिए इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी, रोगाणुरोधी और कैंसर उपचार में उपयोग किया जाता है। विनिर्माण में टूथपेस्ट, फ्रूट जेली, जैविक सौंदर्य प्रसाधन और त्वचा को देखभाल के संबंधित उत्पादों में बाइंडिंग एजेंट के रूप में काम करता है। इसके साथ ही कृषि की बात करें तो ये फसल उत्पादकता में वृद्धि करने में सहायक होता है। नेक्स्ट जो चर्चा में है, एक्विलारिया मैलाकेंसिस, ठीक है। एक्विलारिया मैलाकेंसिस जो है अगरवुड भी इसे कहते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये सीटेट्स ने भारत के अगरवुड के निर्यातों को आसान बना दिया है। इस कदम से लाखों किसानों को फायदा मिलेगा। एक्विलारिया मैलाकेंसिस के बारे में अगर हम लोग बातें करें तो एक्विलारिया मैलाकेंसिस जो है अगरवुड जिसे कहा जाता है, पूर्वोत्तर भारत में जैसे बांग्लादेश, भूटान, दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में भी मिलता है। स्थानीय एक सदाबहार वृक्ष है। ये काफी कीमती और सुगंधित वृक्ष इसे सुगंधित पादप के तेल और चिप्स दोनों को बाजार में अत्यधिक मूल्य मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिंट्रिचिया सिंट्रिचिया कैनिरवरिस, ठीक है। ये क्यों चर्चा में है? वैज्ञानिकों ने एक रेगिस्तान काई यानी कि मोस को, रेगिस्तानी मोस को एक सिंट्रिचिया कैनिन कैनिनर्विस को खोज किया है। ये जो है काई है, एक मंगल ग्रह जैसी पर्यावरणीय स्थितियों का सामना करने के लिए सक्षम है, जो आप देख सकते हैं। ये सिंट्रिचिया नर्विस के बारे में अगर बातें किया जाए तो अंटार्कटिका, मोजावे के रेगिस्तान में भी ये पृथ्वी के कुछ सबसे कठोर स्थानों में पाया जाता है। मंगल ग्रह पर कॉलोनी स्थापित करने के लिए पहली संभावित अग्रणी प्रजाति है, इसलिए इसे एमवीवीआई कर लीजिए। एमवीवीआई मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए आ सकता है क्योंकि मंगल ग्रह पर कॉलोनी स्थापित करने के लिए पहली संभावित अग्रणी प्रजाति हो सकता है, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेमल वृक्ष। तो सेमल आप लोग वृक्ष देख सकते हैं, जो हम लोग गाँव में ये ठंडी के दिनों में जो सेमल का वृक्ष होता है ना, तो हम लोग रेड रेड का इसका फूल होता है, जब टूटा है गिरता है तो हम लोग ऐसे जाता बनाते थे ऊपर ऐसे नीचे रख के, और इसमें ना बालू कुछ कुछ मिट्टी विट्टी रखते थे कि गाँव में हम लोग खेलते थे बचपन में। देखो कह रहा है कि सेमल वृक्ष क्यों चर्चा में है, तो दक्षिण राजस्थान से सेमल के वृक्षों के लुप्त होने से वनों एवं आम जनमानस प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए सेमल वृक्ष की बात करें तो ये एक विशाल पर्णपाती वृक्ष है। यह अपने लाल रंग के फूलों के लिए जाना जाता है। इस पेड़ के हर भाग पे आयुर्वेदिक दवाएं तैयार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए इसकी जड़ों का उपयोग मधुमेह की बीमारी के लिए किया जाता है। राजस्थान के मध्य प्रदेश में कई आदिवासी समुदाय इस वृक्ष को पूजा करते हैं और इसके बीज से खाद्य तेल प्राप्त करते हैं, जिसका उपयोग साबुन बनाने में भी किया जाता है। और सेमल वृक्ष आपको पता है, सेमल की लकड़ी जो है उससे फर्नीचर वगैरह बनता है ना, माचिस की तिल्ली बनती है, तो इकोनॉमिकली भी काफी बेनिफिट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेस्पिटेरिस ओब्लानिसियोलाटा, ठीक है। तो ये क्यों चर्चा में है? एक नए शोध के अकॉर्डिंग मेस्पिटेरिस ओब्लानिसियोलाटा का जीनोम सबसे बड़ा है, ठीक है। थोड़ा जूम कर दे आप लोगों को दिखे, ठीक है। ये फोर्क फर्न की प्रजाति है मेस्पिटेरिस ओब्लानिसियोलाटा के बारे में बात करें तो 160 बिलियन क्षार युग्म होता है, जो मानव जीनोम से 50 गुना ज्यादा है। क्षार युग्म की बात करें तो डीएनए के एक रज्जु स्टैंडर्ड को बनाने वाली इकाइयां होती है। ये पादपों के एक आदिम समूह के संबंधित होते हैं। ये धरती पर डायनासोर के आने से पहले से अस्तित्व में है, तो इसलिए ये चर्चा में है, ठीक है। ये प्रजाति केवल प्रशांत महासागर में स्थित है। न्यू कैलेडोनिया फ्रांसीसी विदेश क्षेत्रों और इसके कुछ नजदीकी द्वीपों में पाई जाती है। ये प्रजाति वर्षावन वृक्षों के तन और शाखाओं पर पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है पाम वृक्ष। पाम वृक्ष भाई इस बार 10 बार से ज्यादा आर्टिकल आया हुआ है पाम वृक्ष। आकाशीय बिजली गिरने से होने वाली मौतों को रोकने के लिए उड़ीसा सरकार ने पाम वृक्ष
लगाने का निर्णय लिया है। पाम वृक्ष की बात करें तो ये उष्णकटिबंधीय वन पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत उगता है। पाम वृक्ष की किस्में नारियल, ऑयल पाम, सुपारी, पाल्मायरा, फलमायरा तमिलनाडु का राजकीय वृक्ष है। ठीक है। पाम वृक्ष की विशेषता की बात किया जाए तो ये आकाशीय बिजली गिरने के दौरान ये प्राकृतिक तड़ित चालक यानी कि नेचुरल कंडक्टर्स के रूप में कार्य करता है और जन माल की हानि पर रोक लगाता है। नर पाम में की अगर बात किया जाए तो ये वृक्ष पर केवल फूल लगते हैं, जबकि मादा पर वृक्ष और फूल दोनों लगते हैं। ठीक है। फूल के साथ फल भी लगते हैं। लाभ क्या क्या हो सकते हैं तो पाम वृक्ष के पत्तों का उपयोग बाड़, दीवारों के छतों के लिए निर्माण सामग्री के रूप में किया जाता है। पाम वृक्ष की खाद, गैर खाद उत्पाद भी कराया जाता है। ठीक है। जो पाम वृक्ष से आप देखते हैं कि पाम का जो ऑयल होता है, आप देखते हैं कि भारत में तो बहुत ही ज्यादा उसका यूज होता है। जैसे आप रिफाइन वगैरह में उसको उसका रिफाइनरीज करके उसको पाम ऑयल को रिफाइन वगैरह में एड ऑन करके उसको बेचा जाता है। फिर पाम ऑयल को आप देख सकते हैं कि फेशियल वगैरह में भी मतलब लाइक क्रीम फेशियल वगैरह में भी उसका बहुत ही ज्यादा मतलब यूज है, आप समझ लीजिए। नील कुरिंजी की हम लोग बातें करें, क्यों चर्चा में है। नील कुरिंजी एक फूल की तरह होता है, देख सकते फूल है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर के नील कुरिंजी को संकटग्रस्त प्रजाति को आधिकारिक लाल सूची में शामिल किया गया, रेड लिस्ट में, क्योंकि इसे लाल सूची में वल्नरेबल श्रेणी में सम्मिलित किया गया। ठीक है। कह रहे हैं कि इसके देखो पहले रेड लिस्ट में था नील कुरुंजी, जो है पहले लाल सूची में था, लेकिन अभी बात करोगे IUCN की तो VU में है, ये वल्नरेबल है, यानी कि अभी इसके स्पीसीज है। विशेषता एक झाड़ी है, ये एक प्रकार के 12 साल में एक बार फूल खिलते हैं। इसकी प्राकृतिक सेमल पेरस यानी कि पादप अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार प्रजनन करता है। अवस्थिति ये पादप पश्चिमी घाट के शोला घास के मैदान, नीलगिरी पहाड़ी, पलानी पहाड़ी, मनार की एराविकुलम पहाड़ी और पूर्वी घाट सेवराय पहाड़िया में पाया जाता है। नीलगिरी पहाड़ियों के नाम पे भी कुरिनीज की नीले रंग से उत्पन्न होती है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नीला पर्वत। प्रमुख खतरे की बात करें तो चाय, नॉर्मल लकड़ी और वृक्ष बागानों, शहरों का विस्तार नील कुरुंजी के पर्यावास को सीमित कर रहा है, और इसके अलावा यूकेलिप्स, ब्लैक वेटल जैसी विदेशी प्रजातियां भी नील कुरुंजी को नुकसान पहुंचा देता है। यानी कि जो विदेशी प्रजातियां जो होती है, विदेशी जो कोई प्रजाति है, कोई स्पीसीज है जो लतर उतर जाता है, जो यू नो जैसे हम लोग अभी ऊपर जस्ट देखे हैं कि बहुत सारे पेड़ पौधे को वो इतना ना फास्ट मतलब लतरता है कि जो भी पेड़ पौधा छोटा मोटा रहेगा सबको रोक देगा, है ना, ग्रोथ नहीं होने देगा। कह रहा है कि कलमी करमुआ नारी साग, ये वाटर स्पिनैक है। ठीक है। ये इसको कलमी करमुआ साग कहा जाता है। क्यों चर्चा में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्था, ये विकसित तकनीक से अब किसान आम खेती में भी इसे कलमी करमुआ नारी साग की खेती कर सकता है। ये विशेषता क्या है, उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी मूल प्रजाति माना जाता है। ये अर्ध जलीय 12 मासी पादप की सबसे पहली खेती दक्षिण पूर्वी एशिया में किया गया था। ये जो है इसके लाभ की बात करें, बेनिफिट की बात करें तो ये फोलिक एसिड, विटामिन B9 में भरपूर होता है। इसमें बीटा कैरोटीन, कैल्शियम, विटामिन E, C भी पाया जाता है। ये गर्भ में पल रहे शिशु के न्यूरल ट्यूब विकास को रोकने में मदद करता है। ठीक है। आयरन से भरपूर होने के कारण एनीमिया से पीड़ित लोग के लिए फायदेमंद है। इसमें जलीय पर्यावासों को शोधक या प्यूरिफायर के रूप में भी कार्य करने में काफी क्षमता होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अश्वगंधा। ठीक है। विथानिया सोमनीफेरा। ठीक है। विथानिया सोमनीफेरा ये क्यों चर्चा में है, ये अश्वगंधा की लोकप्रियता भारत और विदेश दोनों जगहों पर बढ़ रही है। ये है अश्वगंधा। कह रहा है ये जो है इसकी विशेषता सदाबहार झाड़ी, इसका पौधा जो होता है भारत, अफ्रीका, मध्य पूर्व कुछ हिस्सों में पाया जाता है। इससे इस्तेमाल से औषधीय पौधों के रूप में किया जाता है। पारंपरिक आयुर्वेदिक चिकित्सा में किया जाता है। इसमें वेथेनोलाइट्स सहित कई बायोएक्टिव यौगिक होते हैं, क्योंकि ऐसे यौगिक में सूजन रोधी एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव होते हैं। इसका उपयोग अक्सर तनाव, चिंता, नींद नहीं आने, पुरुष बंध्यता जैसी बीमारियों के लिए इलाज में किया जाता है। ठीक है। एथलेटिक्स में प्रदर्शन बढ़ाने के अधिक के लिए किया जाता है। काफी मतलब
स्ट्रॉन्ग बॉडी को बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अरोग्यप्पा। अरोग्यप्पा क्या है? अरोग्यप्चा, अरग ऐसा ऐसा नाम ही रहता है ना थोड़ा। अरोग्यप्चा ये क्या है? तो ट्राइकोप्स जेलेनिकस है, ठीक है। अ, ये साइंटिफिक नेम है इसका, ट्राइकोपस जेलेनिकस, ठीक है। अरोग्यप्चा ट्राइकोपस जेलेनिकस पौधे केरल के अगस्त्यामलाई पहाड़ियों में पाए जाते हैं। यहाँ स्थानीय प्रजाति कानी के द्वारा इसका उपयोग शारीरिक क्षमता स्वास्थ्य बेहतर रखने के लिए किया जाता है, ठीक है। अरोग्यप्चा के बारे में हम बातें करें तो अरोग्यप्चा शब्द जो है इसका अर्थ होता है हरित जो शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। ये जो है अरोग्यप्सा एक छोटा सा औषधीय पौधा होता है जिसके तने पतले होते हैं, पत्ते मोटे होते हैं, नदी और जल धाराओं के किनारे पे छाया में उगता है और इस पौधे में केवल फल ही खाने योग्य होता है, ठीक है। औषधीय गुण इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ट्यूमर, एंटी अल्सर, एंटी हाइपर लिपिडेमिक, ठीक है। हेपेटो प्रोटेक्टिव और एंटीबायोटिक इत्यादि इसमें पाए जाते हैं। आरोग हाइट आरो आरोग्यप्सा जो है ट्राइकोपस जेलेनिकस की एक उप प्रजाति है। ये भारत में पाई जाने वाली उप प्रजातियों को ट्राइकोपस जेलेनिकस ट्रेवन कोरियस कहा जाता है, लेकिन मुख्य रूप से ये प्रजाति ट्राइकोपस जेलेनिकस श्रीलंका थाईलैंड में पाया जाता है। केवल भारतीय किस्म में औषधीय गुण पाए जाते हैं, यानी कि जो भारत में जो जो होते हैं उसमें औषधीय गुण होते हैं जो दवा वगैरह में भी काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बओबा वृक्ष। बओबा ट्री क्या है? तो बओबा ट्री के बारे में हम लोग देखेंगे। ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि ग्लोबल सोसाइटी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ बाओबा एंड मैंग्रोव्स ने बाओबा वृक्षों को पुनर्जीवित करने के लिए एक मिशन शुरू किया है। इसकी विशेषता यह है कि लंबी अवधि तक जीवित रहने वाला एक पर्णपाती वृक्ष है। इसका तना चौड़ा और शीर्ष सघन होता है। बाओबा वृक्ष 20 फीट से लेकर के 100 फीट तक लंबा होता है। ये अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया में उगता है। ये मध्य प्रदेश के जिले में भी मांड में पाया जाता है। उल्टे वृक्ष यानी कि अपसाइड डाउन ट्री इसको बोलते हैं, यानी उल्टा वृक्ष कहते हैं, अपसाइड डाउन ट्री बोलते हैं के रूप में जाना जाता है। इसलिए क्योंकि ये शुष्क मौसम में इन पर पत्तियां नहीं होती है, जिससे इनकी पत्ता विहीन भूरी और गांठदार शाखाएं हो जाते हैं, समान दिखाई पड़ता है, ठीक है। इस वृक्ष में छाल के रेशे का उपयोग रस्सी, कपड़ा और वाद्य यंत्र के तार बनाने में किया जाता है। तो आप लोग वीडियो को 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार देखिएगा, याद हो जाएगा। गाइस मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है वीडियो। ये हम लोग आज फाइनल कर दिए हैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी। इसके पहले अगर मेरे चैनल डेली यदि अगर आप लोग देखते होंगे प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। हमने पॉलिटी एंड गवर्नेंस ऑलरेडी हम कंप्लीट करा चुके हैं PT 365 का। इसके अलावा जो है आर्ट एंड कल्चर ऑलरेडी हम कंप्लीट करा चुके हैं PT 365 का, ठीक है। इसके अलावा ये जो वीडियो है ये लास्ट पार्ट है इन्वायरमेंट इकोलॉजी का। इन्वायरमेंट इकोलॉजी का ये लास्ट पार्ट है PT 365 का। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा इकोनॉमिक्स लेकर के आए या फिर इंटरनेशनल रिलेशन लेके आए या फिर जो पर्सनालिटी न्यूज है, क्या लेकर के आए आप लोग कमेंट में प्लीज बताइएगा जरूर। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मेरा चैनल नया है, सब्सक्राइब कीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत गाइस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।